नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। चुनाव की मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ घंटे बस बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है वो आपको थोड़ा चौंकाएगा। और उसकी वजह है, दो तीन वजह हैं। आज इंजीनियर राशिद जो कि हेड है आवामी इत्तेहाद पार्टी के, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि जितनी भी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं उन सबको एकजुट होना चाहिए और उनका एकमात्र एजेंडा होना चाहिए कि राज्य का दर्जा जेएनके को मिले और सरकार बनाने का खेल बाद में हो, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन बाद में हो। स्टेटहुड के लिए हमें पहले लड़ना चाहिए। अब ये जो बयान उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, ये अभी वो 2-3 दिन से दिल्ली में थे और दिल्ली से जाने के बाद कही। आज उसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि भाई वो 2 दिन से दिल्ली में थे और दिल्ली से वापस जब जम्मू कश्मीर में आए हैं तो वो अब बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसी पर खेल रहे हैं। और अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती है तो बीजेपी जो ये इंश्योर करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल एक्सटेंड हो जाए जम्मू कश्मीर में। उसको लेकर अब काफी अटकलें लग रही हैं कि क्या इंजीनियर राशिद पर दबाव है, क्या बीजेपी किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए रोक रही है। उसको लेकर एक ट्वीट भी किया है आज केसी वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। हम लोग बहुत विजिलेंट हैं, उसको देख रहे हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो लोकतंत्र है उसको किसी भी तरीके से हाईजैक न किया जाए। यानी कि केसी वेणुगोपाल भी इस हिंट को साफ कर रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ हो रहा है। अब कश्मीर की घाटियों में इस तरीके की खबर है कि वहां पर राम माधव बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इंडिपेंडेंस से मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक पॉलिटिकल एक्टिविटी समय जम्मू कश्मीर में दिख रही है। और खासकर ठीक एक दिन पहले आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि भाई स्टेटहुड का दर्जा हमें जल्द से जल्द मिले, क्योंकि इस बात को लेकर तुषार मेहता जो कि सोलिसिटर जनरल थे, जब आर्टिकल 370 का जजमेंट आया था तो वो उसका हिस्सा था कि भाई जल्द से जल्द जो राज्य का दर्जा है उसको बहाल किया जाए। तो उसको लेकर आज एक एप्लीकेशन भी फाइल की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात लोग कर रहे हैं कि क्या बीजेपी का गंदा राजनीतिक खेल चल रहा है ताकि इंडिया अलायंस की सरकार न बन पाए जम्मू कश्मीर में, और अगर वो खुद भी सरकार नहीं बना पाएंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि इंडिया अलायंस भी वहां पे सरकार न बना सके। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सुहेल काजमी साहब जो कि डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ है, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा अखबार है। काजमी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नादिर सेंटर पीस एंड डेवलपमेंट जम्मू से जुड़ रहे हैं। नादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ताहिर हसन साहब हैं जो कि जेके न्यूज के वो है एडिटर है जेके न्यूज टुडे के, और साथ में हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। मैं काजमी साहब से आज की शुरुआत करती हूं कि काजमी साहब, उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट और इंजीनियर राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सबको अगर जोड़कर देखें तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी का एक गंदा राजनीतिक खेल इस समय चल रहा है कि किसी भी सूरत में इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में ना बने? जी काजमी साहब। नीलू मैम, पहले तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए मैम, जिस तरह का इलेक्शन, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको जम्मू कश्मीर की नीटी ग्रीटीज का पता है और यहाँ की सेंसिटिविटी का भी पता है। जिस तरह का लोगों ने मैंडेट दिया है अपने वोट के आधार पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पहली बात मुझे लगता है ये इलेक्शन में 30-35 साल से अपने कैरियर में हूँ, ये पहला इलेक्शन है जो इतना ट्रांसपेरेंट, इतना खुल के खुली फिजा में, और मैं इसको इलेक्शन उम्मीदों का इलेक्शन कह रहा हूं क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा था जम्मू कश्मीर में। सब लोग वेट कर रहे थे और सब लोग इसी फिराक में थे कि अपने लोग अपने लोगों को गवर्न करें, जिस तरह का भी मैंडेट लोग देंगे, जैसी भी सरकार बनेगी एक स्थिर सरकार बने। और जम्मू कश्मीर जो ये एक बाबू राज में पिछले 5 साल से 2019 से आज तक चल रहा है, ना कोई एडवाइजर, ना कोई एचओडी, ना कोई चेयरमैन, ना कोई कुछ, सब लोग इंपोर्ट किए गए यहाँ पे। तो उससे निजात पाने के लिए लोगों ने क्या खूबसूरती से वोटिंग परसेंटेज 61% फेज 1, 56% फेज 2, 63%, 64% फेज 3 में दी। और कल तक ये सारा समीकरण नीलू मैम आपके सामने आ जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जोरों शोरों से अपनी कैंपेनिंग की,
कोई भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो छोटी पार्टी थी, चाहे बड़ी पार्टी थी, चाहे रीजनल पार्टी थी, चाहे नेशनल पार्टी थी, चाहे इर्तिजा मुफ्ती थी, चाहे उमर अब्दुल्ला गाड़ियों की छतों पे था, चाहे टोपी दे के वोटों की भीख मांग रहे थे, चाहे राम माधव टांगे दबा रहा था नौशहरा में लोगों की। तो वो इंडिकेट हो रहा था कि एक सीरियस इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में परस्यू हो रहा है, और उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को कल मींस 8 अक्टूबर 2024 को एक अच्छी स्थिर सरकार से होगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं पिछले 1 महीने से, सबसे ज्यादा जो 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 सरकार बनाने की जो होड़ है, जो सरकार में दाखिल होने की होड़ है, वो हर पार्टी को तो होती है कि हमारी सरकार आए, हमारे अच्छे नंबर्स आए। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी हाई वोल्टेज परसेंटेज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं आज भी कितने चैनल्स पे था, वो बोल रहे हमारा तो 35 से आंकड़ा पार है। अगर 35 से आंकड़ा पार है और 5 नॉमिनेट हो रही हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं, 40 तो वैसे होगी, तो फिर परेशानी होने की क्या जरूरत है। देखिए, जो मैंडेट है उसको स्वागत कीजिए, उसको सलूट कीजिए, और लोगों के उस मैंडेट को कल 12 बजे तक सारा समीकरण आपके सामने होगा। तो फिर ये सब इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार बनानी है, उसके लिए उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट आया है, फारूक साहब भी कल दिल्ली थे, आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उसी तरह क्या उनकी बातचीत किससे हुई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक होड़ है। कभी कभी आप बीच में सुन रही हैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना सकता है, ये पहले भी ट्रेंड रहा है। लेकिन अब ये तो कल तक वेट करना है हमने, 12 बजे तक। कल तक का सब्र जो है वो आपको करना है कि कल जो लोगों का मैंडेट है वो क्या है, उसके बाद फिर सरकार। देखिए, ये 2014 की सरकार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती के पास 28 नंबर आए थे और इनके पास 25 थे भारतीय जनता पार्टी के पास। जब 1.5 महीना सरकार नहीं बनी तो महबूबा जी को बुलाया गया और बोला गया कि आप सरकार बनाएंगे हमारे साथ तो अच्छी बात है, नहीं तो अल्ताफ बुखारी एंड कंपनी जो आपकी पार्टी से वो बाहर आ जाएंगे और हम उनके साथ सरकार बना लेंगे। और मजबूरी में वो सरकार 2014 में बनी और फाइनली वो गिर गई। देखिए, अब जो मैंडेट आया है वो एक मजबूत सरकार का आया है। जम्मू कश्मीर की एक अपनी निटिग्रिटीज है, अपनी एक सेंसिटिविटी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ खोया है, और एक मजबूत सरकार का मतलब है लाइक माइंडेड कोलिशन बने, लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़े, जो कि अपना कार्यकाल जो है वो अच्छी तरह से निभा पाए। और जम्मू कश्मीर के लोगों की, मैंने पहले आपको वर्ड किया कि उम्मीदों की इलेक्शन है, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो सरकार का काम होता है, और मुझे उम्मीद है कि उसी पे काम चल रहा है। लेकिन जो एप्रीहेंशन जिसकी तरफ आप बता रही हैं वो बिल्कुल जायज है। इंजीनियर रशीद इज only champion of his own party. He is not champion, and he is not a godfather for all the political parties who have been ruling the state since 77. काज़मी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इसका मतलब ये है, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल साफ उससे झलकता है कि जो उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है वो उनके मन का डर नहीं है, बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जिसको कि अंजाम दिया जा सकता है। और इसी वजह से उन्होंने ट्वीट किया है ताकि लोगों को पता चले कि भाई देखिए, डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए नीलू मैम, इसमें मैं एक ही बात ऐड करूंगा। अगर इस तरह का कोई काम होता है, जिस तरह महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे आपने सूरज अभी निकला नहीं था, उससे पहले सरकार बना दी थी और फाइनली शाम को वो सरकार गिर गई। अगर उस तरह का कोई भी आप काम जम्मू कश्मीर में करती है तो उसकी रिपरकशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के लोग तो पहले ही बहुत कुछ भुगत चुके हैं, तो मैं समझता हूँ 87 भारतीय जनता पार्टी रिपीट ना करे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इतना पीस को प्रिवेल करने में जितनी इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में की है वो सारा क्रेडिट जीरो हो जाएगा और लोग रिवोल्ट करेंगे। जमहूरियत में हर इंसान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को रिवोल्ट करने का हक है। मैं समझता हूँ कि लोगों के मैंडेट को ऑनरेबली सल्यूट करना चाहिए, और जो नंबर, चाहे क्या पता भारतीय जनता पार्टी का ही नंबर आ जाए सुबह, लेकिन अगर वो आता है तो उस मैंडेट को सल्यूट करके सरकार बनने देनी चाहिए या खुद बना लेनी चाहिए, जिस तरह का भी मैंडेट होगा। लेकिन अगर आप हॉच पॉच करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप पिछले 1 महीने से, राम माधव जी लगे हुए हैं, लेकिन वो राम माधव नहीं है जो 2014 में मोदी वेव के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में घुमा करते थे। आज 2024 है और इन्होंने भी बहुत यहाँ जो जब ये गवर्नेंस में रहे तो करप्शन का तबाही की इन लोगों ने, गवर्नेंस का पता ही नहीं था इन लोगों को। और इंजीनियर रशीद इज नॉट ए political godfather for all the political parties who is going to give sermons to all the political party what to do and what not to do. A man of 88-year-old Farooq Abdullah, who has been internationally acclaimed, who is a national leader of this country, he was also campaigning in auto rickshaws to please the voters to vote in favor of national conference. That indicates the seriousness of the elections which we have seen in all these
3 फेसेस। तो आप समझ सकते हैं कि इतना खूबसूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत श्रेय जाता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इलेक्शन, फुल प्रूफ उम्मीदों का इलेक्शन, और उसके बाद अगर आप हौच पाच करते हैं तो नुकसान आपकी पार्टी को भी होगा। जम्मू कश्मीर के लोग तो वैसे ही पिस रहे, आगे और पिस जाएंगे, लेकिन जो एप्रीहेंशन है उमर अब्दुल्ला की, वो कहीं कहीं जो है बिल्कुल सदाकत पे बिना है। एक सवाल काजमी साहब आपसे और करूंगी, क्योंकि आपको जाना है दूसरे चैनल पर, और उसके बाद फिर मैं आपको इजाजत दे दूंगी अगर आप जाना चाहेंगे या रुकेंगे, आपके ऊपर है। कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी अगर इस मैंडेट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करती है, एक झूठा मैंडेट मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा? क्योंकि इस समय सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की नजर, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनकी नजर इस समय जम्मू कश्मीर पर है, और अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है मैंडेट, जैसे कि बाकी राज्यों में भी हमने देखा है कि पास्ट में हो चुका है, तो ये कितना बड़ा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा काजमी साहब? बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। ये मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्रश करने का काम होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशंस को क्रश करने का काम होगा। ये इस तरह हो गया कि जिस तरह पाकिस्तान से कोई लोग आते हैं, हमारे कश्मीरी भाई बहनों को मार के चले जाते थे, उसी तरह अपनी जमहूरियत का कत्ल करेंगे। ये एक कत्ल के बराबर है। ह्यूमन राइट वायलेशन होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, देखिए इतने इंडिपेंडेंस हैं, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस खड़े किए, और क्या पता वो कल 2 4 5 जीत के भी आ जाए। तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव लिखना चाहते हैं। वो अपना जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है इलेक्शंस को लेके, उसकी एक नई सुबह कल देखना चाहते हैं, और उसको अगर आप रोकते हैं या उसमें आप इंटरफेयर करते हैं या जमहूरियत को आप क्रश करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा नहीं होगा, ना बीजेपी के लिए, ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और हमारे साथ सटा हुआ हमारा दुश्मन मुमालिक पाकिस्तान, वो तो चाहता है कि इस तरह की हरकतें हो, और फिर दोबारा जो एक दहशत का नाच है वो दोबारा जम्मू कश्मीर में शुरू हो। तो मैं समझता हूं कि पीस को प्रवेल करने के लिए लोगों का हाथ पकड़ के जिस तरह से मरकज चल रही थी, उसी तरह आगे भी चले, और जो भी मैंडेट है, जैसा भी मैंडेट है, जिस तरह का भी जो सरकार जिसकी भी बैसी बने, उसको बिल्कुल सलाम करना चाहिए और लोगों के हवाले समर्पित करना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह 5 साल 4 साल जितनी देर भी उनकी सरकार चलेगी, वो अच्छी तरह लोगों की रहनुमाई कर सके और जम्मू कश्मीर जो है आगे बढ़ सके। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपको जाना भी है दूसरे चैनल पे, तो लेट यू गो। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नादिर के पास आती हूँ कि नादिर, जो बात अभी हम इतनी देर से कर रहे थे, बड़े अच्छे से काजमी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि, और केसी वेणुगोपाल का जो ट्वीट है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करा जा रहा है, हम उसको लेकर बहुत विजिलेंट हैं। इस बात को अभी शाम को केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है। आप जम्मू कश्मीर में क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो इस समय हाइपर एक्टिव है और हर सूरत में इंडिया अलायंस की सरकार को बनने से रोका जा रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? थैंक्स नीरू जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस वक्त बहुत ही गंभीर मसला है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो डर्टी ट्रिक्स बीजेपी हमेशा करती आई है, अभी भी कर रही है। देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट ये है, जैसे भी काजमी साहब ने भी कहा, कि दिस इज नॉट 2014 इलेक्शन। यहाँ कोई मोदी मैजिक नहीं था, यहाँ पे कोई बीजेपी की सुनामी नहीं थी। हाल ये था कि उनके वो कश्मीर से पूरे कैंडिडेट उठा नहीं पाए भाजपा वाले। तो यहाँ क्लियर कट मैंडेट जो मिला, वो मिला इंडिया अलायंस को। इस बात का डर है, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा, ये ट्रिक्स हमेशा करते रहे हैं, चाहे मुंबई में किया, महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया, ऐसी हालत लास्ट 2019 में क्या कहते हैं हरियाणा में भी किया, हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग का बिजनेस ही बीजेपी के अंदर है, इसलिए इन्होंने अलग अलग अब पपेट्स उठाए हैं। लाइक अगर आज आप देखोगे, एक अजीब स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी इंजीनियर राशिद ने, उसका ये कहना था कि इलेक्शन तो ठीक है, तो अगर इंडिया अलायंस हुकूमत बनाती है, वो मेजॉरिटी में आ जाती है उनको, लेकिन हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए, उनको स्टेटहुड का वेट करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि वो स्टेटहुड की बात 5 अगस्त 2019 से कर रहे हैं। हमेशा वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, चाहे आप फारूक अब्दुल्ला लीजिए, महबूबा मुफ्ती लीजिए, हर एक पहल वो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए, पार्लियामेंट में भी बात उठाई उन लोगों ने। तो इसका मतलब यही है कि बौखलाहट आप देखिए कितनी है कि बीजेपी किस तरह अपने प्लेयर्स को यूज कर रहा है, कि किस तरह हम
भरपूर कोशिश वो करे कि इंडिया गठबंधन की सरकार कश्मीर में ना बने, चाहे फिर उनके थ्रू इंजीनियर राशिद आ जाए, फिर अपनी पार्टी आ जाए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाए। लेकिन अगर इस टाइम पे इन लोगों ने इस मैंडेट का गला घोटा, तो मुझे लगता है कि रिपरकशंस हद से भी ज्यादा गंदे हो गए। और दूसरी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटीज की नजर पूरी जेएनके में है, बिकॉज दिस इज ए सेंसिटिव प्लेस। सब हर तरह के लोग, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर को वॉच करते रहते हैं। लोगों का मैंडेट चुराना, अगर इन्होंने ऐसा किया, दिस विल बी ब्लैक डॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसका खदशा ज्यादा है। तो इसीलिए इंडियन सिविल सोसाइटी हो, इंडियन इंटेलिजेंशिया हो, प्रोग्रेसिव थिंकर्स हो, उनको इस चीज का हमेशा देखना, उनको इस चीज के लिए इनको बीजेपी को रोकना चाहिए। अगर ऐसी चीज हुई, खुदा ना खास्ता जेएनके में कि मैंडेट चुराया गया, जैसे ये पहल कर रहे हैं सुबह से, कल से ही जैसे इनको लगा एग्जिट पोल से कि यह तो हार रहे हैं, इनकी तो सरकार नहीं बन रही है, जिस तरीके से ये परेशान है, जिस तरीके से आज उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 एमएलए को बीजेपी से नॉमिनेट किया, और वो 5 के 5 बीजेपी से है। ठीक है, तो आप देखिए जिस तरीके से इनकी ये पहल है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कश्मीर पे इसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, जम्मू में भी पड़ेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके रिपरकशंस कितने गंदे होंगे, ये हम पूछ नहीं सकते। ठीक है, अब मैं ताहिर हसन के पास आ रही हूँ कि ताहिर, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में एक गंदा राजनीतिक खेल इस समय नजर आ रहा है कि वोटों की गिनती के पहले ही पूरे मैंडेट को चुराने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी सरकार? जी नीरज जी, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चुना है। और जो है आज इंजीनियर राशिद जो है वो उन्होंने श्रीनगर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद जो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ खदशात थे तो उनमें अब इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बात, इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन लड़ा और उनका जो मतलब क्या कुछ स्लोगन्स रहे और क्या उनका मैनिफेस्टो रहा, वो तो हमेशा यही बात कर रहे थे कि मैं आर्टिकल 370 को वापस लेके आऊंगा। और स्पेशली वो बार बार स्टेटहुड की बात कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंजीनियर रशीद ने अपने कैंपेन्स के दौरान ये क्यों नहीं कहा कि मैं तब तक, अगर मैं मेजॉरिटी में भी आ गया, तब तक हम हुकूमत नहीं बनाएंगे जब तक कि हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। ये एक खास बात है जो इंजीनियर रशीद ने अपने कैंपेन्स के दौरान अपने वोटर्स को रागिब करने के लिए कही है, वो ये कि आप मुझे कम से कम 15 सीट अगर दे देते हो तो मैं भाजपा को मरकज में नचाऊंगा। तो उस वक्त ये स्टेटहुड का मसला इसके ज़हन में नहीं था। अब जाके जो ये खर्चा हो रहा है कि वो दिल्ली में 24 घंटे बिता के आया है, और उसके तुरंत बाद आपने देखा है, सबने देखा है कि जो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि बंदा 24 आवर्स दिल्ली में बिता के आ गया है, तो अब इनके ऊपर जो एक प्रेशर बनता हुआ जा रहा है। लेकिन कुछ बातें हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वाकई इस तरह का प्रेशर रहा होगा, जिस तरह के आते ही इंजीनियर रशीद ने अब इलेक्शन कैंपेन, वोट भी डाले गए, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब बस चंद घंटे जो बाकी रह गए हैं वोटों की गिनती की। अब कह रहा है इंजीनियर रशीद कि मैं इंडियन अलायंस को एक पॉइंट पर सपोर्ट करूंगा कि अगर वो हुकूमत नहीं बनाएंगे जब तक कि यहाँ पर स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। अब तक, इससे पहले अब तक अपने वोटर्स को उन्होंने वो क्यों नहीं बताई, ये बात क्यों नहीं बताई? ये बात जो है ये शक में हर किसी को मतलब मुब्तला कर देती है। जी नहीं, लेकिन हाँ नादिर, आप हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। नादिर, आप ही के पास, सॉरी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इंजीनियर राशिद इस समय एक सिग्नल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के चुनाव का आका मैं हूं, यानी कि किंग मेकर मैं हूं, मेरे ही दम पे चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, आप सरकार तभी बनाओगे जब मेरा समर्थन होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी सिग्नल उन्होंने दिया। जी नादिर बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंजीनियर रशीद की पार्टी रजिस्टर्ड है कि नहीं है? इंजीनियर रशीद की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। उसके जितने भी कैंडिडेट्स है वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। तो उसके ऊपर कोई विप जारी नहीं है, उसके ऊपर कोई एंटी डिफ्लेक्शन लॉ नहीं हो सकता है। सो वी कांट से इंजीनियर रशीद इज अ किंग मेकर। अगर वो 1 सीट जीते, 2 सीट जीते, दैट्स नॉट इंजीनियर रशीद इज विनिंग, दैट्स एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इज विनिंग। तो वो कल जाके बीजेपी के साथ भी जा सकता है, कल जाके कहीं पे भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज
इंपॉर्टेंट थी कि इसमें दो चीजें हैं। एक कि इस टाइम पे राशिद का आना, प्रेस स्टेटमेंट देना, ये कहना कि सरकार नहीं बनाओ, आप स्टेटहुड पे बात करो, जबकि ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक स्टेटहुड पे कंप्लीटली पहल कर रहा है। और नादिर एक चीज और है, अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं एक चीज नादिर और है, आप शायद उसको कंफर्म करेंगे, यू विल कोरॉबोरेट टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात करनी थी कि भाई आप स्टेटहुड पहले लाइए, सरकार का बनाइए बाद में, तो फिर वो चुनाव लड़े क्यों? वो चुनाव को बॉयकॉट कर लिया। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे, यही मेरा दूसरा पॉइंट था। मेरा दूसरा पॉइंट ये था उसका जो मैनिफेस्टो है, वो कहता है मेरा मैनिफेस्टो ये है कि मुझे कश्मीर इशू को हल करना है, ठीक है, फिर इलेक्शन लड़ा क्यों? तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि उसको 2 तारीख को बंद होना था, ठीक है, उसकी बेल एप्लीकेशन एक्सटेंड की गई 12 तक। तो आप देखिए डर्टी ट्रिक्स, ये किस तरह कैसे ये लोग इन्वॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन। आपने कहा कि 2 तारीख तक उनकी बेल थी, उसको एक्सटेंड करके 12 तक कर दी गई। यहाँ दिल्ली में सबको पता है कि इंजीनियर राशिद पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में थे। एक बहुत ही ब्लंट सवाल आपसे पूछ रही हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि ये अगर दिमाग में दर्शकों के आ रहा है तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या इंजीनियर राशिद के ऊपर कोई दबाव है इस समय, और इस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात की? व्हाट इज योर फीलिंग? अगर दबाव नहीं होता तो ये आज ऐसी बातें क्यों करनी थी कि इंडिया जो एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है कि इंडिया अलायंस की हुकूमत ना आए, तो वही एक्सरसाइज तो इंजीनियर राशिद भी कर रहा है। Exactly. No difference. आप बड़ी बात कह रहे हैं। जो एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ना बने, वही एक्सरसाइज इंजीनियर राशिद भी कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो ये तो क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है वो किन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आपने सबकी बात सुनी। सुहेल काजमी करीब 10-12 मिनट बोलकर गए थे, उसके बाद नादिर ने बोला, ताहिर ने बोला। आपको क्या लग रहा है कि ये खेल क्या है? आपने दिल्ली का गवर्नेंस भी देखा है, और जिस तरीके से एलजी की पावर्स को यहाँ बढ़ाया गया है जम्मू कश्मीर में, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स हैं, जिसको हम टीबीआर कहते हैं, उसमें भी और तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो अल्टीमेटली एम क्या है? इस चुनाव का क्या फायदा हुआ? अगर आज चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए और अगर इसी तरीके से मैंडेट को मैन्युफैक्चर करने की एक कोशिश की जा रही है एक अलग अलग नैरेटिव से, तो फिर क्या कहेंगे इस तरीके के चुनाव को? क्या ये चुनाव है, ये खिलवाड़ है? और फिर क्या ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? जी नीलू जी, मुझसे पहले नादिर जी ने और ताहिर भाई ने बहुत अच्छे से राजनीति समझा दी है। राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। ये चुनाव अगर वो कल के नतीजों में हार गई तो किसी भी हद तक जा सकती है कि इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर नहीं बने। मैं इस विषय को, ये क्यों ऐसा, इसका एक संदर्भ है, भाजपा ऐसा क्यों कोशिश कर रही है, इस पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से सब कुछ नादिर भाई ने और ताहिर भाई ने सब कुछ समझा दिया है। इसका एक वैचारिक पहलू है और इसका एक व्यवहारिक पहलू है। सबसे पहले मैं वैचारिक पहलू बताता हूँ। भाजपा, हम सबको पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, और भाजपा के लिए भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी बाधा भाजपा के लिए भारत के संविधान की धारा पहली है। भारत के संविधान की पहली धारा में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जबकि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। तो भाजपा के लिए भारत के संविधान की धारा एक सबसे बड़ी उनके लिए बाधा है, उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। तो इसके लिए और इसके कारण आप देखिए कि जब से पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार आई है, भारत में राज्यों की संख्या घटी है, यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक तरफ जनता होती है, जनता के लिए जमहूरियत या लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों को सुरक्षा और सेवा कैसे बढ़े। लेकिन भाजपा के लिए या किसी राजनीतिक दल के लिए राजनीति इसीलिए की जाती है क्योंकि हमको सत्ता प्राप्त करनी है, और सत्ता जब प्राप्त करनी है तो सत्ता का सीधा सीधा संबंध होता है संसाधन से, रिसोर्सेस से। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मेरे ख्याल से ऑनलाइन के दर्शक इस चीज को जानते होंगे, या अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, 2023 में, मतलब 1.5 साल पहले, लिथियम के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स कश्मीर के रईसी जिले में पाए गए थे। रईसी करके एक जिला है, करीब करीब 6 मिलियन टन लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए थे। लिथियम एक ऐसी चीज है जो कि आने वाले समय में
सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काम आता है। बिजली की जो गाड़ियां चलती हैं उसमें जो बैटरी लगती है उसमें लिथियम का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और कश्मीर में जिस दिन से ये लिथियम मिला है, भारत दुनिया की 7वें सबसे बड़ी रेयर अर्थ इस तरह की लिथियम की मिनरल्स पाने वाला देश बन गया, क्योंकि इससे पहले सिर्फ लिथियम अर्जेंटीना में, चिली में, इस अफ्रीका के कुछ देशों में मिलता था। तो भाजपा के लिए ये बहुत जरूरी है कि कश्मीर की सत्ता के साथ साथ उसके संसाधन पे वो कब्जा रखे। जब तक वो कब्जा संसाधन पर नहीं रखेगी, और जैसे ही लिथियम के डिपॉजिट्स मिले, 6 महीने के अंदर पिछली मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में एक कानून लाया जिसके तहत की नया कानून बनाया कि निजी कंपनियां इस तरह के मिनरल्स का माइनिंग किस तरह से करेंगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को कश्मीर में जो संसाधन हैं, खास करके लिथियम के आने वाले डिपॉजिट्स हैं, उस पर बहुत ज्यादा नजर है। और अगर भाजपा के बदले इंडिया अलायंस वहां पर आती है तो भाजपा के लिए, हमको पता है कि भाजपा की जो सरकार चलती है वो कुछ लोगों के फायदे के लिए चलती है, वो चाहे अडानी हो, अंबानी हो। अडानी जी तो मोदी जी के साथ जाते भी हैं, केन्या के टूर पर भी जाते हैं, बांग्लादेश के भी टूर पर जाते हैं और उनको ठेके मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए भाजपा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, आप दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आ गया था कि एलजी के पास ताकत नहीं है, सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए, उसको उलटते हुए मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया। सिर्फ दिल्ली सर्विसेज की बात नहीं है, बंगाल के गवर्नर को देखिए, वो भी वहां की चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकते हैं। पंजाब के गवर्नर तो यहां तक चले जाते हैं कि सदन बैठने नहीं देते। तमिलनाडु के गवर्नर तमिलनाडु में बने हुए कानून को रोक रहे हैं, असेंबली में पास हुए। और जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में भले चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, उसको केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया है। और वहां पर मुझसे पहले नादिर भाई ने कहा कि 5 लोगों को जो चुने हुए नहीं है, नामांकित सदस्य हैं, नामांकित सदस्य अगर एमएलए बन जाएंगे और उनको अगर वोटिंग की ताकत होगी, तो आने वाले समय में यह स्पष्ट है कि कल अगर चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट रूप से भी अगर भाजपा हार जाती है, उसको तिकड़म करने का कोई स्थान नहीं भी अगर बचता है, तब भी एलजी के माध्यम से, जब एलजी तो छोड़ दीजिए, गवर्नर के ताकत एलजी से कम होती है, और बंगाल में या तमिलनाडु में गवर्नर तक काम रोक रहे हैं, तो एलजी जो दिल्ली में ताकतवर है वो किस तरह से रोक रहा है, कश्मीर में भी उसी तरह से रोकेगा। और ये कश्मीर के साथ एक धोखा होगा, क्योंकि किसी भी राज्य की जनता जब चुनाव में वोट डालती है तो वो अपने प्रतिनिधियों के लिए वोट डालती है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही होती है। वो अगर ताकत के इस्तेमाल का वो जो नोट चला रही है, मेरे जेब से मैंने नोट निकाला और आपको दिया, और अगर आप ले ही नहीं रहे, उसका अगर कोई मूल्य ही नहीं है, अगर उसका कोई टेंडर एक्सचेंज वैल्यू ही नहीं है, तो उस नोट का महत्व क्या हुआ। तो कश्मीर में होगा ये मेरे ख्याल से कि कल का जो चुनाव आएगा, चुनाव के नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल तो ये बता देगा कि क्या कहते हैं, एग्जिट पोल के अनुसार तो भाजपा हार रही है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार भी अगर चुनाव के नतीजे आए और भाजपा हार भी गई, और अगर वो तिकड़मबाजी नहीं भी कर पाई, अगर उनके 5 नामांकित एमएलए के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस की सरकार को 45 से ज्यादा सीट आ गई, तब भी एलजी के माध्यम से ये समस्या खड़ी करेंगे। और इसीलिए मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस ने पहले ही ये एक बहुत अच्छी घोषणा करके रखी है कि हम कश्मीर को पूर्ण राज्य की दर्जा की तरफ ले जाने की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ समस्या दिल्ली में भी है। ध्यान में रखिएगा, दिल्ली के साथ एक मजेदार चीज है कि दिल्ली भारत की दूसरा सबसे बड़ा शहर है जीडीपी के मामले में। बंबई सबसे पहला नंबर पर आता है, दिल्ली दूसरे नंबर पर आता है। करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी दिल्ली शहर देता है। 2 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिल्ली शहर देता है सालाना। उसके बदले दिल्ली शहर को केंद्र सरकार अपने बजट में केवल 325 करोड़ रुपए देती है। अब अगर आप दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दीजिए, तो आपको तमिलनाडु की तरह आपको 40% जीएसटी शेयर करना पड़ेगा, 40% इनकम टैक्स शेयर करना पड़ेगा। 2 लाख करोड़ जो हर साल दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार को जाता है, उसका 40% का मतलब होता है करीब करीब 50-60 हजार करोड़ रुपया दिल्ली केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। आज वो 325 करोड़ रुपए में निपट रही है। तो कश्मीर के साथ भी सत्ता के साथ साथ इसमें एक संसाधन का बहुत बड़ा संबंध है। और भाजपा के लिए, क्योंकि ये भाजपा जानती है कि आप अगर सत्ता में नहीं है, तो भाजपा के पास इस तरह का कोई मॉरल करेज नहीं है कि भाजपा किसी चीज को जिसको कहते हैं इंग्लिश में
उसको एक अच्छे कंक्लूजन पर ले जाए, उसको एक अच्छे संदर्भ में ले जाए, उसको एक अच्छे कथानक में ले जाए। तो भाजपा के साथ मजबूरी है कि जब तक उसके पास ताकत नहीं है, डंडा नहीं है, वो डंडा नहीं चलाएगी, उसका काम नहीं होगा। और डंडा चलाने के लिए वो पहले तो कोशिश करेगी कि इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बने, जरूरत पड़े तो उनके 5 नामांकित एमएलए का इस्तेमाल हो जाए। और अगर ये सबके बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता ने एक तरफा मैंडेट दिया जिसमें कि भाजपा के खिलाफ गया, जैसे कि एग्जिट पोल आ रहा है, तब वो एलजी के माध्यम से भी उनके कामों को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा हुआ है, उसी तरह से ये भी न्यायपालिका में पहुंचेगा कि कश्मीर में धारा 370 हटाना एक बात है, धारा 370 हटाना या नहीं हटाना उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन आप 370 हटा के किसी क्षेत्र को राज्य से आप केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं बना सकते। 370 हटा दिए वो अलग बात है, लेकिन कश्मीर की जो एक राज्य है, कश्मीर किस कारण से कश्मीर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसा राज्य नहीं हो सकता? अगर उसकी विधानसभा है, अगर उसके मुख्यमंत्री होंगे तो वो एक राज्य हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में भाजपा एलजी के माध्यम से कश्मीर के चुनी हुई सरकार के कामों में पूरी तरह से व्यवधान डालेगी और ये न्यायपालिका में जाएगा। और जैसे दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली राज्य के पास कितना हक है इसका निर्णय न्यायपालिका करने वाली है, हाल फिलहाल में करेगी। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। शायद मैंने अपनी बात रख दी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को यही बोल के मैं खत्म करूंगी कि जिस तरीके से जो संकेत मिल रहे हैं, और अगर बीजेपी वहां पर मैंडेट को चोरी करने का या मैंडेट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करती है, तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरा होगा। जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनकी नजरें इस समय है कि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद जो चुनाव हुआ है, आखिर उस चुनाव को क्या चुराने की कोशिश कर रही है। तो ये देखना होगा, क्योंकि इस पे स्पेक्यूलेशंस है। मैं एक बार फिर से ये डिस्क्लेमर लगा दूं कि इसको लेकर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल का ट्वीट, ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट, इंजीनियर राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन चीजों से आप सारी चीजों को कोरिलेट करके कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक गंदा राजनीतिक खेल दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगी कि अभी कुछ ही घंटे बचे हैं। कल सुबह होते होते जब चुनाव की मतगणना शुरू होगी तो देखना होगा कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिलते हैं। क्या बीजेपी को उतने वोट्स मिलते हैं जितने की एग्जिट पोल्स ने कहे थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं? और अगर इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं और इंडिया अलायंस और अच्छा करती है तो फिर मैंडेट क्लियर होगा। लेकिन क्या जो सरकार नई बनेगी, अगर इंडिया अलायंस की भी सरकार बनती है, वो कितनी स्थिर सरकार रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को लाकर और एलजी को ज्यादा तो गवर्नेंस, शासन एक बहुत बड़ी चुनौती होगा इंडिया अलायंस की सरकार के लिए भी। तो ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर की नई सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, वहीं से शासन होगा जो जज साहब कहेंगे, जज साहब के निर्देश के बाद पूरा शासन चलेगा? क्या दिल्ली के मॉडल पर जम्मू कश्मीर की नई सरकार चलेगी, या फिर दिल्ली से भी वर्स जिसको कहते हैं, या दिल्ली से भी खराब एक मॉडल वहां पर दिखेगा? तो खामियाजा किसी को नहीं भुगतना है, सिवाय इसके कि कश्मीर की जनता परेशान होगी, यही कहूंगी। और लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। कल देखते हैं किस तरीके का मैंडेट आता है, और इस चैनल पर बने रहिएगा मेरे साथ लाइव कवरेज के लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर हसन, नादिर अली, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।